फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग, जो हमारे क्लास 10 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा तुम लोग से कुछ पूछ लेते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि तुम लोगों ने कॉपी और पेन ले लिया है। मैं जो भी चीज यहाँ बताऊंगी तुम लोग अपनी कॉपी और पेन में नोट डाउन करोगे। अगर अभी तो कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो सबसे पहले जाओ कॉपी पेन उठाओ और कॉपी पेन लेके यहाँ बैठो, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब थोड़ा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके, तो कॉपी पेन आ गया है ना, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछना है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है कि तुम जिस फोन से अभी ये वीडियो देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, या जो कपड़े पहने हुए हो अभी, जो पेन और कॉपी से तुम ये सारी चीजें लिखोगे या लिख रहे हो, जिससे तुम पढ़ाई करते हो, और भी हमारी जो अन्य आवश्यकता की वस्तुएं होती है, वो सारी चीजें, तो ये वस्तुएं हमें कहाँ से मिलती है? नो नो नो, बिल्कुल नहीं। ये नहीं बोलना है कि हम लोग को शॉप से मिलती है, पापा लाके दे देते हैं, दुकान में मिलती नहीं। मेरा कहना है कि ये चीजें कहाँ से डायरेक्ट कहाँ से मिलते हैं, हम लोगों को बनती कहाँ पे है? नहीं पता है, अच्छा कोई बात नहीं। तो जैसे हम लोग जानते हैं ना कि जो भी वस्तु होती है वो मेनली हम लोगों को नेचर के थ्रू मिलती है, प्रकृति के द्वारा मिलती है, प्रकृति देती है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो प्रकृति है वो हम लोगों को डायरेक्ट इसी रूप में सामान देती है, या डायरेक्ट फोन दिया जाता है, डायरेक्ट कॉपी और पेन बन के आता है, डायरेक्ट तुम्हारी जो और भी चीजें हैं वो डायरेक्ट बन के आती है प्रकृति से? किसी पेड़ में ऐसा हो कि किसी पेड़ में लटका हुआ हो कहीं फोन, किसी पेड़ में फल की जगह फोन आ रहा हो, कहीं कॉपी आ रहा हो, ऐसा तो होता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा कभी नहीं होता है, नहीं अभी हम लोग तक ऐसे देखे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। तो फिर ये वस्तुएं कहाँ से आती हैं, ये कैसे बनती है? दरअसल ये जो है ना, हम लोगों को प्रकृति से मिलता जरूर है, लेकिन सिर्फ हम लोगों को कच्चा माल मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है। फिर हम लोग उस कच्चे माल को कारखानों में और फैक्ट्रीज में ले जाकर बहुत सारी प्रक्रियाओं के बाद एक और महत्वपूर्ण उत्पादन करते हैं, दूसरा मूल्यवान चीज उत्पादित करते हैं। और इसी पूरी प्रक्रिया को, जिससे कच्चा माल किसी दूसरे अन्य रूप में परिवर्तित होकर मूल्यवान रूप में परिवर्तित होकर निकलता है, उसी पूरी प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु का वापस से निर्माण। कच्चा माल एक वस्तु था, उसका एक स्वरूप था, उसका एक आकृति था, अब उसको हम लोग वापस से फैक्ट्री जाके वापस से विनिर्माण किया, वापस से निर्माण किया। अब उसका हो सकता है स्ट्रक्चर कुछ और हो जाए, उसका टेस्ट कुछ और हो जाए, उसका काम, उसका फंक्शन कुछ और हो जाए, तो वो उसको विनिर्माण कहते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इसी चैप्टर विनिर्माण उद्योग के बारे में पूरा डिटेल से अच्छे से सरल भाषा में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था, चैप्टर तो लिख देते हैं। चैप्टर हमारा 6 है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग। सबसे पहले हम लोग विनिर्माण जानते हैं। विनिर्माण क्या था, पिछले वीडियो पे तुम लोगों को कुछ बताया हुआ है, तो इसका एक डेफिनेशन हम लोग जान जाते हैं, ठीक है। विनिर्माण, विनिर्माण मतलब मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल को और अधिक मूल्यवान वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण मतलब अधिक मात्रा में मशीनों द्वारा उद्योगों में कच्चे माल को और अधिक मूल्यवान वस्तु में बदलने की प्रक्रिया विनिर्माण कहलाती है, ठीक है। विनिर्माण का डेफिनेशन ही हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि विनिर्माण का महत्व क्या है। विनिर्माण, विनिर्माण का महत्व, विनिर्माण हम लोग जाने कि कोई चीज है, कोई कच्चा माल है, उसको और अधिक मूल्यवान वस्तु में अगर बदलना है या बदल रहे हैं तो उस क्रिया को विनिर्माण बोलते हैं, ठीक है। तो बदलने का जरूरत क्यों, उसका महत्व क्यों? तो सबसे पहला है कृषि, कृषि को आधुनिकीकरण करने के लिए, यानी कि कृषि की जो वस्तु है उसको मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न में और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। ये जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं, हम लोग गेहूं, गेहूं जानते हो, गेहूं से आटा बनता है, आटा से रोटी बनता है, ठीक है। तो रोटी खाना किसको किसको पसंद है? पसंद तो खैर किसी को नहीं होगा, पर खाना सबको पड़ता है,
है, ठीक है। तो रोटी नहीं पसंद है। अच्छा, एक और चीज है हमारे नजर में, पिज्जा। पिज्जा जानते हो, वो खाने किसको पसंद है? उसके नाम पे तो सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट सारे लोगों को पिज्जा पसंद है। तो वो जो रोटी है हमारा, उसी का मॉडर्न रूप क्या है? पिज्जा। तो कृषि को आधुनिकीकरण करने के लिए विनिर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला। दूसरा है, विनिर्माण उद्योगों से लोगों की आय में बढ़ोतरी होती है और लोग कृषि पे कम निर्भर रहते हैं। विनिर्माण उद्योग जब लगाया जाता है, कोई भी उद्योग या फैक्ट्रीज लगाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि लोगों को आय मिलता है, रोजगार मिलता है। और लोगों को जब आय मिलेगा तो कृषि में, जैसे भारत को बोला जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत का दो तिहाई जनसंख्या, यानी कि अगर पूरे भारत को 3 भागों में डिवाइड करें उसकी जनसंख्या को, तो उसका 2 भाग जो होता है सिर्फ कृषि करता है, ठीक है। तो भारत का जो 2 तिहाई जनसंख्या, अगर उसको कहीं और से आय मिलेगा तो हो सकता है कृषि पर थोड़ा सा जो दबाव है वो कम पड़े, ठीक है। उसके बाद है, विनिर्माण उद्योग से प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होते हैं। विनिर्माण जब उद्योग उत्पन्न होता है तो उससे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार मिलता है। जैसे द्वितीयक क्षेत्र फैक्ट्रीज, जैसे उद्योग जैसे जानोगे ना, अगर कोई तुम लोग को पूछे द्वितीयक सेक्टर का उदाहरण क्या है, तो उद्योग, फैक्ट्रीज, जहाँ पे वस्तुओं को बनाया जाता है। तो पहला तो अगर विनिर्माण उद्योग लगेगा तो कहीं उद्योग लगेगा तो द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। और तृतीयक क्षेत्र से को इस तरह से मिलेगा कि देखो, कोई भी चीज अगर बना है तो उसको परिवहन के साधन भी उसके लिए चाहिए, ताकि एक सामान दूसरी जगह जाया जा सके। अब हम लोग तो डायरेक्ट फैक्ट्रीज में नहीं जाएंगे, हम लोग तो दुकान में जाएंगे, तो दुकान वाला भी हम लोग को देगा। तो वो लोग सारे लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को सेवा दे रहे हैं। तो तृतीयक क्षेत्र भी इसमें हम लोग को योगदान दे रहा है, उसके लिए भी हेल्प हो रहा है। चौथा है, इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर होती है। अब बस जरा सोचो, अगर कहीं पे रोजगार मिल रहा है, कहीं पे लोगों को काम मिल रहा है, तो उस जगह में गरीबी और बेरोजगारी क्यों नहीं कम होगी? जाहिर सी बात है, अगर किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में काम मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो बेरोजगारी और गरीबी तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। अब पांचवा है, किसी देश पर बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से देश में संपन्नता आती है। कि अगर कोई देश में ज्यादातर अगर विनिर्माण का काम हो रहा है तो उस देश में संपन्नता आएगी। संपन्नता कैसे आएगी कि अगर कोई देश है, ठीक है, हमारा प्यारा भारत ही ले लेते हैं, अगर भारत देश में विनिर्माण यानी कि उद्योग लगाया जाएगा, तो उद्योग लगाया जाएगा यानी कि फैक्ट्रीज लगाया जा रहा है, तो यानी काम करने के लिए वर्कर भी होंगे। वर्कर होंगे तो द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार मिला। द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार मिला तो कोई भी सामान बना उसको बाजार में बेचने के लिए या फिर पहुंचाने के लिए तृतीयक क्षेत्र का भी योगदान आ जाता है। तृतीयक क्षेत्र में भी रोजगार मिला। अब किसी देश में रोजगार मिल रहा है, वहां की जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर हो रही है, तो वो देश संपन्न तो होगा ही। जब हमारे पास पैसा आ जाता है ना, तो फिर हम लोग अपने सारी चीजों में ध्यान दे देते हैं। हम लोग अपने हेल्थ में ध्यान दे देते हैं, स्किन केयर में ध्यान दे देते हैं, सारी चीजों में ध्यान दे देते हैं। तो अगर किसी देश में संपन्नता लानी है तो सबसे अच्छा बात यही है कि वहाँ विनिर्माण लगाया जाए, वहाँ के रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये हमारा हुआ विनिर्माण का महत्व। और हमारा तीसरा टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण का योगदान। विनिर्माण या उद्योगों का योगदान। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। तो हमारे देश का जो जीडीपी है, जीडीपी मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, सभी अंतिम वस्तुओं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों सेक्टर से जो भी अंतिम मूल्य होता है उसी को जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। तो जीडीपी का हमारे देश में, जीडीपी का उद्योगों से 27% जीडीपी आता है। 27% जो जीडीपी है वो आता है उद्योगों से। अभी हो सकता है तुम लोग को ये 27% कम लग रहा होगा, पर एक देश के अकॉर्डिंग तुम देखोगे तो ये 27% बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। 27% पूरे भारत के बारे में सोचो, पूरे भारत में कितना बड़ा भारत है, उस भारत में कितने उद्योग है, तो 100 में 27% कम नहीं है, बहुत है, ठीक है। तो 27% जो योगदान है वो देश की जीडीपी में उद्योगों के द्वारा दिया जाता है। अब इन उद्योगों में
इस उद्योगों के लिए हम लोगों को भारत सरकार ने 2 अथॉरिटी बनाया, अथॉरिटी यानी कि 2 संस्थाएं बनाई हैं। दोनों संस्थाओं के नाम है, पहला है हमारा एनएमसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल, और दूसरा है एनएमसीसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ठीक है, भारत सरकार ने उद्योग के लिए 2 अथॉरिटी बनाया है, पहला एनएमसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल, और एनएमसीसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ये 2 संस्थाएं या 2 अथॉरिटी देश के में जितने उद्योग है उन सारे उद्योगों का लेखा जोखा रखती है, वहाँ पे कार्य कैसे हो रहा है, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं यानी इन सब के बारे में ध्यान देती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक चीज है उद्योग। उद्योग तो तुम लोगों को पता होगा उद्योग क्या होता है। उद्योग वह स्थान होता है जहाँ पे किसी वस्तु का उत्पादन होता है, उसी क्षेत्र को उद्योग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेन जाते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। पहले लिख लेते फिर तुम लोग को समझाएंगे। उद्योगों के अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब जैसे हम बोले तुम लोगों को, ठीक है चलो तुम लोग बड़े हो गए, तुम लोग को हम उद्योग लगवाएंगे। ठीक है, तो उद्योगपति बनो, मतलब मान लो तुम एक उद्योगपति हो, मैथ्स पढ़ते हो, मानना एक मुश्किल नहीं है तुम लोगों के लिए। तो तुम एक उद्योगपति हो, तुमको एक उद्योग लगाना है, चीनी का उद्योग। ठीक है, तुम चीनी का उद्योग लगाओगे तो अवस्थिति मतलब बोलते हैं अगर कोई उद्योग किसी जगह में स्टैब्लिश हो रहा है, कहीं पे लगाया जा रहा है, तो उसके लिए क्या क्या हमारे पास फैक्टर्स या क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिस वजह से हम लोग उद्योग लगाए। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हमारे पास जमीन होना चाहिए, उस जगह में घर बनाया जाएगा। दूसरा हमारे पास पैसे भी होना चाहिए घर बनाने के लिए। उसके बाद उसका और भी चीजें हैं जैसे कि ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे बनाया जाएगा, घर कैसे बनेगा, कहाँ पे क्या रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बोले उद्योग लगाएंगे तो उद्योग लगाने के लिए क्या क्या हम लोगों को चाहिए, वो कैसे हम लोग लगा सकते हैं उद्योग, क्या किसी क्षेत्र में क्या कौन सा गुण होना चाहिए कि हम लोग उस क्षेत्र में उद्योग लगाएंगे। तो इसके 2 प्रकार है, उद्योग को प्रभावित 2 प्रकार की चीजें करती है, एक होता है प्राकृतिक कारक, एक होता है मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक और दूसरा होता है मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक मतलब होता है जो प्रकृति जिसमें अपना रोल प्ले करती है, मानवीय कारक जिसमें मानव सेवाएं अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, तो हम तुम लोग को बोले कि चीनी उद्योग लगाना है, तो बोलो तुम लोग चीनी उद्योग लगाओगे तो क्या कंडीशन होना चाहिए, कहाँ लगाओगे, कहाँ लगाओगे, इन द सेंस क्लास के बगल में लगाओगे, अपने घर के बगल में लगाओगे, स्कूल के बगल में लगाओगे, या फिर कहाँ कौन सी जगह में लगाओगे। मतलब अभी तुम्हारे पास ये वाला नहीं है कि तुम्हारे पास जमीन नहीं, जमीन है तुम्हारे पास, पर तुमको लगाना क्या है ये तुम सोचो। और तुम लोग में से बहुतों के मन में आएगा कि ठीक है हम लोग काम करेंगे दीदी, हम लोग जो है ना अपने घर के बगल में लगाएंगे, क्योंकि स्कूल बहुत दूर है, क्लास बहुत दूर है, आना जाना कौन करेगा, घर के बगल में रहेगा तो सुबह शाम ऐसे ही घूमते फिरते टहलते चले जाएंगे ना। तो अपने घर के बगल में तुम लगा लिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लगा सकते हो तुम। तो तुम उद्योग लगा लिए, अब तुम उद्योग लगाया हो चीनी उद्योग, है ना। तो चीनी उद्योग के लिए क्या चाहिए होता है, चीनी कैसे बनता है, किस चीज से बनता है, गन्ने से बनता है, गन्ना से चीनी बनता है, पता है तुम लोगों को। ठीक है, तो तुम्हारे घर के बगल में तुम उद्योग तो लगा लिए, क्या तुम्हारा वहां पे गन्ना मिल रहा है, और गन्ना तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि झारखंड में तो गन्ना प्रोड्यूस ही नहीं होता है ना, क्योंकि झारखंड में गन्ना के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां नहीं है। तो गन्ना कहाँ होता है,
यूपी बिहार और साउथ इंडिया साइड होता है ना। तो अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हारे पास तो गन्ना ही नहीं है, अब चीनी कैसे बनेगा, फैक्ट्री बंद कर दोगे? नहीं, फैक्ट्री बंद नहीं करना है। हम लोग काम करते हैं, तुम एक काम करो, तुम गन्ना को जो है ना मंगवा लो, साउथ इंडिया से गन्ना को मंगवा लो। हाँ, वहाँ पे जहाँ गन्ना का जो बागान है मालिक है, उसको बोलो कि हमको इतना क्विंटल या इतना ये में गन्ना चाहिए, वो भेज देगा तुमको। ठीक है, ठीक है, वो गन्ना भेज दिया। अब गन्ना आ गया तुम्हारे पास, अब तुम उससे चीनी बनाओगे, है ना। अब जरा तुम अपने गन्ना और चीनी में देखो कि तुम्हारा गन्ना का जो रस है वो थोड़ा कम नहीं हो गया। आई मीन तुम लोग देखोगे कि गन्ना से बहुत कम रस निकल रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गन्ना जो तुम्हारा साउथ इंडिया से आ रहा है, सदर्न इंडिया से आ रहा है, तो तुम वहां से गन्ना आ रहा है तो लगभग 10-15 दिन लगेंगे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग एयरप्लेन से गन्ना मंगवाओगे, उसमें कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है, तो तुम लोग परिवहन के साधन से मंगवा लिए। ठीक है, तो अब 10-15 दिन से गन्ना आ रहा है, तो गन्ना में सुक्रोज की मात्रा होती है जो दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। अब वो 10-15 दिन आने से पहले उसको काटा गया, उधर रख लो 3-4 दिन। अब तुम्हारे फैक्ट्री में आने के बाद तुम्हारा 4-5 दिन टाइम लगा, तो मतलब ऑलमोस्ट महीना में मान लेते हैं। अब 1 महीने में उस गन्ने में सुक्रोज की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। अब सुक्रोज की मात्रा कम हो जाएगी यानी उसका रस कम हो जाएगा, तुमको उससे रस ज्यादा नहीं होगा। अब ज्यादा अगर रस नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, ज्यादा चीनी नहीं बन पाएगा, फिर तुम्हारा उद्योग हो जाएगा ठप। हाँ, अगर तुम उतना दूर से उसको मंगवाए, तुम ट्रांसपोर्टिंग के लिए उसको पैसा दिए, उस चीज को खरीदने के लिए पैसा दिए, मशीनों में पैसा दिए, तो इतना चीज करने के बाद अगर तुम्हारा रस ही नहीं निकलेगा, चीनी ही ज्यादा ना बने, तो तुम्हारा फायदा ही नहीं हुआ, तुम्हारा दुकान तो सॉरी तुम्हारा फैक्ट्री तो बंद हो जाएगा। तो इसलिए किसी चीज को करने से पहले बहुत सोच समझ के किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे घर के बगल में हम लगा सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए सबसे पहले वहां की जलवायु, वहां पे अनुकूल जलवायु होनी चाहिए। अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु यानी कि जिस भी क्षेत्र में हम जिस भी उद्योग को लगाना चाह रहे हैं, उस उद्योग के लिए वहां की जलवायु, वहां का क्लाइमेट उसके लिए सुटेबल होना चाहिए, तभी वो उद्योग वहां लगा सकते हैं। दूसरा है हमारा शक्ति के साधन, शक्ति के साधन। शक्ति के साधन यानी हमारे पास एनर्जी रिसोर्स जैसे विद्युत वगैरह। अब जो तुम्हारा उद्योग लगा है उसमें मशीनें लगी होंगी, मशीनों को हम लोग हाथ से तो चलाएंगे नहीं, उसको विद्युत से चलाया जाता है, बिजली से चलाया जाता है। तो जहां तुम उद्योग लगा रहे हो, तुमको ये चीज देखना है कि तुम्हारे का वहां पे विद्युत की आपूर्ति होती है कि नहीं, बिजली आपूर्ति हो रही है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उद्योग तो लगा लिया, तुम्हारे पास वहां पे बिजली ही ना हो, बिजली का कोई व्यवस्था ही ना हो, अंधेरे पे उद्योग हो, अंधेरे में वो चल रहा हो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो दूसरा विद्युत की आपूर्ति या शक्ति के साधन हमारे पास होना चाहिए। और तीसरा है कच्चे माल के स्रोत, कच्चे माल के स्रोत। कच्चे माल के स्रोत से हमारा आशय है, जैसे हम तुम लोग को बताया ना कि हमारे यहाँ तो गन्ना होता ही नहीं है, तो हम लोग साउथ इंडिया से गन्ना मंगा रहे हैं। अब उसको आने में इतना टाइम लग गया कि गन्ना से सारा उसका रस ही खत्म हो गया। तो इसलिए हम लोगों को वैसा जगह उद्योग लगाना चाहिए जहाँ पे उस उद्योग का कच्चा माल हम लोग को आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब वही चीज अगर हम लोग अपना चीनी उद्योग में अपने घर के बगल में लगाने से अच्छा होता कि हम साउथ इंडिया ही चले जाते, तो हमारा कच्चा माल यहीं पे मिल जाता। यहाँ पे तुम्हारा बागान है गन्ना का, यहाँ पे तुम्हारा फैक्ट्री है, वहीं से काटो यहीं पे डालो, तो जितना रस होता वो डायरेक्ट हम लोगों को मिल जाता। ज्यादा रस आता तो ज्यादा चीनी का उत्पादन हो जाता, ज्यादा उत्पादन होता तो ज्यादा प्रॉफिट होता हम लोगों को। ठीक है, तो ये तो तुम्हें प्राकृतिक कारक, अभी और भी कारक है। क्या सिर्फ हम लोगों को इसकी वजह से थोड़ी कर सकते हैं, मतलब ये सब सारी चीजें मिल गई, मान लो तुम्हारा सामान प्रोड्यूस भी हो गया, तुम्हारा उत्पादन हो गया, उसके बाद तुम क्या करोगे? सारा चीनी तो तुम खुद से नहीं खाओगे ना, सारी चीज तुम खुद यूज नहीं करोगे। तुम वो चीज बना रहे ताकि तुम उसको बेचोगे तो तुमको उसको प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो उसको क्या करना होगा तुम लोग को, और क्या चाहिए? अब मानवीय कारक जिसमें मानव का रोल प्ले होता है कि मतलब क्या क्या ऐसा कंडीशन होना चाहिए ह्यूमन का जिसकी वजह से तुम्हारा फैक्ट्री चलेगा। तो सबसे पहला है तुम्हारा पूंजी। पूंजी
पूंजी मतलब वही पैसा होता है जिसको हम लोग लगाते हैं, किसी भी काम से करने से पहले हम लोग उसमें जो निवेश करते हैं, जो पैसा लगाते हैं उसको पूंजी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास पूंजी होना चाहिए, उस काम को करने के लिए पैसा होना चाहिए। दूसरा दूसरा है वहां पे श्रम की उपलब्धता, श्रम की उपलब्धता। श्रम की उपलब्धता से मेरा आशय है कि जिस क्षेत्र में हम लोग उद्योग लगा रहे हैं उस क्षेत्र में मजदूर भी होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है ना कि तुम चले गए नोएडा वगैरह साइड, अब तुमको वहां पे मजदूरी नहीं मिल रहा है, तुम अमेरिका चले गए वहां ज्यादा मजदूरी नहीं मिलते हैं। अब तुम क्या करोगे, खुद से जाके तो फैक्ट्री चलाओगे नहीं, खुद से जाके काम तो करोगे नहीं, तुम्हारा फैक्ट्री कैसे चलेगा। तो हम लोग को ऐसा स्थान चूज करना चाहिए जहां मजदूर सस्ते में और अच्छे से मिल जाए, श्रम की उपलब्धता हो जाए। तीसरा बाजार, नहीं एक मिनट, तीसरा हम लोग लिखते हैं परिवहन, परिवहन। अब मान लो तुम फैक्ट्री लगा लिए, तुमको श्रम भी मिल गया, तुमको पूंजी भी मिल गया, तुम्हारा काम हो भी गया, तो अब तुम्हारे तुम्हारा जो फैक्ट्री है ना वो किसी पठार वगैरह ऐसा इलाका में है जहाँ पे सेटलमेंट यानी कि पॉपुलेशन जनसंख्या नहीं निवास करती, थोड़ा दूर में निवास करती है। ठीक है, तब तुम्हारे पास परिवहन के साधन भी होने चाहिए, तुम उसको कंधा में उठा के थोड़े जाओगे चीनी को, तो तुम्हारे पास परिवहन के साधन भी होने चाहिए जिससे तुम सामानों की आपूर्ति कर सको, आयात निर्यात कर सको, तो परिवहन भी होना चाहिए। चौथा हमारे पास बाजार होना चाहिए, हमारे पास बाजार होना चाहिए जहां पे हम उन सामानों को वापस से बेच सके। ठीक है, अगर बाजार ही नहीं होगा तो हम उस सामान को बेच नहीं पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे तो हम लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो। और पांचवा है हमारा सरकारी नीतियां, सरकारी नीतियां यानी सरकार की क्या नीतियां होती है। अब कोई भी सामान जैसे किसी भी क्षेत्र में कोई भी उद्योग लगता है तो उससे रिलेटेड, उस क्षेत्र से रिलेटेड सरकार बहुत सारी नीतियां बनाती है, उस उद्योग से रिलेटेड नीतियां बनाती है, उस जगह से रिलेटेड नीतियां बनाती है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, जब ये सारा कंडीशन फुलफिल होगा तभी हम लोग किसी क्षेत्र में उद्योग लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हुआ हम लोगों का कि यहाँ पे ये होता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण, इसको पहले इरेज कर देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उद्योगों का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, बांटना। ठीक है, अब हम लोग उद्योगों को उसके आकार के, उसमें निवेश किया गया, उसमें कच्चा माल कौन सा चीज यूज हुआ है इत्यादि के आधार पर उद्योगों को बहुत सारे मेजर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब उसके भी कुछ उप पार्ट है, सबको हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उद्योगों को उसका कच्चा माल के आधार पर निर्धारित करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। पहला है हमारा कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। और दूसरा है हमारा खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। कच्चे माल यानी कि उस उद्योग में जो रॉ मटेरियल कच्चा माल यूज किया जा रहा है वो हम लोगों का कहाँ से आ रहा है। इस आधार पर उद्योगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग।
कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें कृषि उत्पादों का यूज किया जाता है। जैसे हमारा हो गया चीनी उद्योग, कपास उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। जहां से हम लोगों को कच्चा माल कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है उस उद्योग को कृषि आधारित उद्योग बोलते हैं। और दूसरा है हमारा खनिज आधारित उद्योग। तो वे उद्योग जिसका कच्चा माल खनिजों से हमें प्राप्त होता है उसे खनिज आधारित उद्योग बोलते हैं। ठीक है, जैसे लोहा जैसे उद्योग, बॉक्साइड उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रमुख भूमिका के आधार पर, यानी उसका क्या रोल है उस आधार पर। प्रमुख भूमिका के आधार पर, भूमिका के आधार पर, भूमिका के आधार पर हम लोग उद्योगों को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और वो है पहला हमारा आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग, और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। अब आधारभूत उद्योग वर्ड तो से कहीं हम लोग सुने हैं ना। आधारभूत उद्योग में एक आधारभूत खनिज, हाँ पिछले चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, आधारभूत खनिज होता है। तो तुम लोग सारे कमेंट बॉक्स में हमको ये पहले बताओगे आधारभूत खनिज हम लोग किसको बोलते हैं। आधारभूत खनिज वो खनिज होता है जिस खनिज पे बाकी सारे उद्योग निर्भर करते हैं या बाकी सारे खनिज निर्भर करते हैं, उसको आधारभूत खनिज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आधारभूत उद्योग बोल रहे हैं। आधारभूत उद्योग को क्या है, तो वैसा उद्योग जिसके उत्पादन पर या कच्चे माल पर दूसरे सारे उद्योग निर्भर करते हैं उसको आधारभूत उद्योग बोलते हैं। वैसे उद्योग जिसके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे अन्य उद्योग निर्भर करते हैं उसको आधारभूत उद्योग बोलते हैं। जैसे हमारा लोह एवं इस्पात उद्योग हो गया, तांबा उद्योग हो गया, एल्युमिनियम उद्योग हो गया इत्यादि। और दूसरा हमारा उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता यानी कि हम, उपभोक्ता मतलब होता है कंज्यूमर, जो उस चीज को या जिस चीज को यूज करता है। तो उपभोक्ता उद्योग वैसा उद्योग जो उपभोक्ताओं के सीधे यूज के लिए, प्रयोग के लिए बनाया जाता है उसको उपभोक्ता उद्योग बोलते हैं। जैसे चीनी उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, टूथपेस्ट उद्योग हो गया, जिसको लोग डायरेक्ट यूज करते हैं उसको उपभोक्ता उद्योग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तीसरा पूंजी निवेश के आधार पर। तीसरा है हमारा पूंजी निवेश के आधार पर। पूंजी निवेश के आधार पर, तो पूंजी निवेश के आधार पर भी हम लोग उद्योगों को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा लघु उद्योग, और दूसरा हमारा बृहद उद्योग। बृहद उद्योग, पूंजी निवेश यानी उस उद्योग में कितना पैसा खर्च हुआ है, इस आधार पर भी उद्योगों को डिवाइड किया जाता है। जो दो है, लघु उद्योग और बृहद उद्योग। वैसे तो ये तीन है, इसमें एक और आता है कुटीर उद्योग, जो तुम्हारे बुक में मेंशन नहीं है इसलिए हम बता नहीं रहे। ठीक है, लघु उद्योग वो उद्योग होता है जिसमें 1 करोड़ तक की राशि इन्वेस्ट की जाती है, 1 करोड़ तक की राशि निवेश की जाती है, उसको लघु उद्योग बोलते हैं। और बृहद उद्योग जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा राशि निवेश की जाए उसको बृहद उद्योग बोलते हैं। और इसी में एक होता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग छोटे उद्योग होते हैं जो घरों में ही बनाए जाते हैं या घरों में ही काम किया जाता है। जैसे हम लोग कहीं पे तुम लोग देखोगे कोई कोई घर में ही पापड़ बनाते हैं, कोई घर में चूड़ी वगैरह छोटे छोटे चीज बना लेता है, उसको कुटीर उद्योग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी बुक में दिया नहीं इसलिए इसको ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्वामित्व के आधार पर। चौथा है हमारा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर यानी कि उस उद्योग में किसका नियंत्रण है, किसका अधिकार है, इस आधार पर उद्योगों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग।
दूसरा निजी क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग। तीसरा है हमारा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। और चौथा है सहकारी क्षेत्र के उद्योग, सहकारी क्षेत्र के उद्योग। हाँ, स्वामित्व के आधार पर, यानी कि उस उद्योग में किसका अधिकार या किसका नियंत्रण होता है, इस आधार पर उद्योगों को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वैसे उद्योग जिन पर नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार का होता है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग बोलते हैं। वैसे उद्योग जिसमें नियंत्रण या अधिकार सरकार का होता है, उसको सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग बोलते हैं। जैसे तुम्हारा सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर भेल हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वगैरह, वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है। निजी क्षेत्र के उद्योग वैसे उद्योग जिसका स्वामित्व किसी एक निजी व्यक्ति या किसी एक निजी कंपनी के हाथ में होता है, उसको निजी क्षेत्र के उद्योग बोलते हैं। जैसे टिस्को हो गया, जियो हो गया, फिर हमारा डाबर हो गया, ये सारा चीज निजी क्षेत्र के उद्योग है। और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर एक साथ काम करते हैं, या दोनों क्षेत्रों का नियंत्रण होता है, दोनों क्षेत्र का अधिकार होता है, उसे हम लोग निजी क्षेत्र के उद्योग बोलते हैं। जैसे हमारा इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑयल। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो निजी क्षेत्र का भी उद्योग है और सार्वजनिक क्षेत्र का भी उद्योग है, ठीक है। और अगला हमारा सहकारी क्षेत्र के उद्योग। सहकारी क्षेत्र के उद्योग में जो कच्चा माल देते हैं वो और जो उत्पादक होते हैं वो दोनों लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो सहकारी क्षेत्र के उद्योग बोलते हैं, ठीक है। उसमें दोनों को प्रॉफिट होता है तो दोनों को होगा, अगर लॉस होता है वो भी दोनों को होगा, ठीक है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गुजरात का अमूल। हाँ, वही अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया वाला जो अमूल है, वही अमूल का बात कर रहे हैं। तो वो जो अमूल का दूध है ना, वहाँ पे जो लोग डेयरी वो लोग होते हैं, जो लोग गाय का दूध वगैरह देते हैं, उसमें उनका भी योगदान होता है। जो लोग उस दूध को फैक्ट्री वगैरह में ले जाके काम करवाते हैं, उस मालिक का भी होता है। तो उसको सहकारी क्षेत्र का उद्योग बोलते हैं। दोनों को प्रॉफिट होता है, दोनों को लॉस होता है, ठीक है। अब हमारा 5वां जो क्लासिफिकेशन है वो है 5वां कच्चे तथा तैयार माल के भार के आधार पर, भार के आधार पर, भार के आधार पर, यानी कि उसका वजन, वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई भी उद्योग है तो उसका वेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी उद्योगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला हमारा भारी उद्योग, भारी उद्योग, और दूसरा हल्के उद्योग। भारी उद्योग वे उद्योग होते हैं जो भारी होते हैं, जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग जिसका वजन ज्यादा होता है। हल्के उद्योग जो कम भार वाले होते हैं, जिसका कच्चा माल, प्रयोग माल और तैयार माल सब कम भार वाला होता है, उसको कम भार वाला या हल्के उद्योग बोलते हैं। जैसे विद्युत का जो उद्योग होता है उसको हल्के उद्योग बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे हाँ, तो यहाँ तक हम लोग का हो गया उद्योग का वर्गीकरण तक, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके सारा उद्योग, फिर उद्योग में जो मेनली जो उद्योग आता है वो सारे उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा था कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग करते हैं, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में हम लोगों का पहला है, हम लोग को पढ़ना है वस्त्र उद्योग। अब वस्त्र उद्योग क्या है? वस्त्र उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना एक अलग महत्व है। अब वस्त्र में हम लोग मेनली पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग,
सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में हम लोग को बस इतना जानना है कि हमारा सूती वस्त्र उद्योग है, जो भारत में पहला सूती वस्त्र का उद्योग जो था वो 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। बस अब इसके सामने हम लोगों को कुछ चुनौतियां पढ़ना है। इसका चुनौतियां, चुनौतियां यानी कि इस उद्योग के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो पहला है पुरानी एवं परंपरागत तकनीक का उपयोग, कि इस उद्योग में हम लोग अभी भी पुराना जो तकनीक है, पुराना जो प्रोसेस है, वो सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, पुराना मशीन का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए उत्पादकता कम हो रही है। दूसरा है लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन कम। जो कपास जो होता है उसका रेशा होता है, ठीक है, तो उसका जो लंबा रेशा वाला जो कपास होता है उसका उत्पादन हमारे यहाँ पे कम हो रहा है। तीसरा है अनियमित बिजली की आपूर्ति। बिजली हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, कभी बिजली रह रहा है, कभी बिजली नहीं रह रहा है, तो अनियमित रह रहा है। नई मशीनरी का अभाव। चौथा, नई मशीनरी का अभाव, कि हमारे पास अब मॉडर्न जो मशीन है, नई जो मशीनें आई हैं वो मशीनें हमारे पास आ नहीं है। अब पांचवा है सबसे मेन, कृत्रिम वस्त्र उद्योगों से प्रतिस्पर्धा। कृत्रिम वस्त्र उद्योग यानी कि जो और भी पॉली कॉटन वगैरह जो आता है, उन उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। जैसे कॉटन का जो वस्त्र होता है, कॉटन का जो सामान होता है, वो जनरली महंगा मिलता है। बाकी तो और भी कोई चीज़ देख लो, जॉर्जेट वगैरह देख लो, नायलॉन वगैरह देख लो, तो या पॉली कॉटन वगैरह देख लो, तो ये थोड़ा सस्ता में मिल जाता है। तो इस उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करना पड़ता है, ठीक है। अब सूती वस्त्र का मेन इंग्रेडिएंट या मेन जो रॉ मटेरियल है वो है कपास। हम लोग को कपास का भी कुछ चुनौतियां भी जानना पड़ेगा। कपास की प्रमुख चुनौती, कपास की प्रमुख चुनौती। अब कपास के सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो पहला है बिजली की आपूर्ति अनियमित है। कपास उद्योग में बिजली की आपूर्ति अनियमित है, बिजली जो है ठीक से नियमित रूप से नहीं मिल रहा है। दूसरा, मशीनों की उन्नत करने की आवश्यकता है। हम लोग जो वहाँ पे जो मशीन है उसको और अच्छा या और बेटर बनाने का जरूरत है। और नेक्स्ट है श्रम का कम निष्पादन, जो श्रम है उसका अच्छे से यूज किया जाए। और चौथा है सिंथेटिक फाइबर उद्योग के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा। सिंथेटिक जो फाइबर उद्योग है उसके साथ कपास उद्योग को सामना करना पड़ रहा है। तो ये हमारे पास कपास उद्योग की समक्ष चुनौतियां हुई। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे पटसन उद्योग। पटसन उद्योग, पटसन उद्योग। पटसन शायद तुम लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। पटसन जो होता है ना, एक ये होता है, मतलब जिस पटसन, बोरा बोरा देखे हो तुम लोग, बोरा वगैरह उससे बनता है, जो चावल वगैरह से जो आता है ना, वो सूती का बोरा वगैरह, सुतरी वगैरह का, उसी को पटसन बोलते हैं, ठीक है। तो पहला जो पटसन उद्योग था वो कोलकाता में 1855 में लगाया गया था। पहला सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया था? 1854 में मुंबई में। और पटसन उद्योग पहला कोलकाता में 1855 में लगाया गया। भारत पटसन तथा पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक तथा बांग्लादेश सबसे बड़ा दूसरा निर्यातक है। भारत जो है पटसन के उत्पादन में या पटसन के निर्यात में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, और उसके बाद भारत के बाद आता है बांग्लादेश, ठीक है। अब भारत में पटसन उद्योग अधिकतर हुगली नदी के तट पर स्थित है। भारत में जो पटसन उद्योग है वो मुख्यतः हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी दिखाते हैं बस साउथ इंडिया बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा कोलकाता है और ये है हुगली। तो ये हुगली नदी के तट पर जो है भारत में पटसन उद्योग है, ठीक है। और सूती वस्त्र उद्योग हम तुम लोग को बताया मुंबई में, पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में। ये पटसन उद्योग है, ये सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है। तो पटसन उद्योग के बारे में जानेंगे। अब पटसन उद्योग के समक्ष कुछ चुनौतियां जानो। पटसन उद्योग की क्या चुनौतियां है? इसका चुनौतियां जैसे पहला पटसन उद्योग की समक्ष चुनौती है कि कृत्रिम रेशों की चीजें का बनना।
आजकल सबसे मेन चीज होता है ना कि कृत्रिम चीजों का बनना, कृत्रिम चीज जो बोला जाए डुप्लीकेट जो चीजें हैं उन चीजों से बनने से इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा कि कृत्रिम रेशो से जो बड़ी चीजें होती है वो सस्ती होती है, जो सस्ता होगा वो इंडियन सिटीजन भारत का नागरिक का फर्ज है कि हमें जो सस्ता मिलता है वो चीज लेते हैं, हम लोग क्वालिटी को नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरा हम लोगों का कृत्रिम रेशो का चीजें सस्ती बनती है, ये उसका सामने शुरू होती है। और तीसरा है जूट की खेती पर व्यय बहुत होता है, जो पटसन होता है वो जूट से बनता है, जूट का जो खेती होता है उसमें खर्च बहुत ज्यादा आ जाता है, हम लोग को खर्च ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। चौथा है विदेशी स्पर्धा का मुकाबला, हम लोगों को विदेशों से भी इसका मुकाबला करना पड़ता है। भारत के बाद कौन है, बांग्लादेश है ना पटसन के उत्पादन में, तो बांग्लादेश से हम लोग को मुकाबला करना पड़ता है। और हाँ, चौथा भी यही है कि बांग्लादेश से हम लोगों को मुकाबला करना पड़ता है, विदेशों से प्रतिस्पर्धा और बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा, ठीक है। पटसन उद्योग खत्म हो गया। हमारा तीसरा है वो है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग से तुम लोगों को अपना एग्जाम्पल याद आ जा रहा होगा ना कि तुम लोग क्या किए थे। चीनी उद्योग, चीनी, भारत चीनी के उत्पादन में विश्व के दूसरे स्थान पर, कृषि वाले चैप्टर में हम लोग को बताया था कि चीनी के उत्पादन में भारत विश्व के दूसरे स्थान पर और ब्राजील फर्स्ट में, ठीक है। और लेकिन गुड़, गुड़ जानते हैं ना, गुड़, गुड़ और खांड सारे होता है, उसके उत्पादन में भारत प्रथम नंबर पे, पहले नंबर पे। अब इसके सामने कुछ चुनौतियां, तो यही जानेंगे बस, चुनौतियां जान उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो जानेंगे, बस चुनौतियां जानेंगे, ठीक है। चुनौतियां, तो पहला है इस उद्योग में, यह उद्योग जो होता है मौसमी प्रकृति का होता है और इसका अवधि छोटा होता है। मौसमी प्रकृति का यानी कि एक सीजन में गन्ना का उत्पादन होता है, उस गन्ने के उत्पादन के बाद एक सीजन में ये उद्योग चलता है, ठीक है। उसके बाद ये उद्योग बंद पड़ जाता है। उसके बाद गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम होता है, जो प्रति हेक्टेयर गन्ना जो हम लोग लगाते हैं वो कम होता है। उसके बाद पुरानी मशीनों को होना, मशीनें आजकल पुरानी हो गई है। खोई का अधिकतम इस्तेमाल न करना, गन्ना में खोई की मात्रा पाया जाता है, उसको हम लोग ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं। छठा है परिवहन संसाधनों के असक्षम होने के कारण गन्ने को समय में कारखानों में ना पहुंच पाना, परिवहन साधन असक्षम है जिस वजह से गन्ना टाइम पर ये उद्योगों में नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से उनमें सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, गन्ने से रस खत्म हो जाता है, ठीक है। ये बता ना तुम लोग के साथ टाइम ज्यादा लग गया था, इस वजह से हम लोगों का क्या हो गया था, ये गन्ने में रस ही नहीं निकला था, है ना। अब नेक्स्ट इधर हम लोग कृषि आधारित देखें तो इधर हम लोग खनिज आधारित उद्योग देखते हैं। खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, तो खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। वे उद्योग जो खनिज धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं उसे खनिज आधारित उद्योग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा है लौह एवं इस्पात उद्योग। लौह एवं इस्पात उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, लौह तथा इस्पात उद्योग जो है एक आधारभूत उद्योग है, ठीक है, क्योंकि अन्य सभी भारी हल्के और मध्य उद्योग इससे बनी मशीनरों पर निर्भर करता है। ये एक आधारभूत उद्योग है और बाकी जितना भी मध्य हो गया, भारी उद्योग हो गया, ये सारा चीज इससे निर्भर करता है। सार्वजनिक क्षेत्र में सभी उपकरण अपने इस्पात को, सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी उपकरण होता है वो अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से बेचते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का तुमको भी लॉ एवं इस्पात का लिखोगे तो उसमें सेल वगैरह लिखा होता है, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और भारत का जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र यानी हमारे जो झारखंड उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वहाँ लौह इस्पात का उद्योग बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग को यहाँ कच्चा माल मिलता है। अब इसके समक्ष चुनौतियां, चुनौतियां चुनौतियां क्या है भारत में। सबसे पहला लौह इस्पात उद्योग के पास चुनौतियां है कि कोकिंग कोल की उच्च लागत और सीमित उपलब्धता। जो कोकिंग कोल है, जो कोयला है हम लोग का, उसका लागत बहुत ज्यादा होता है और उपलब्धता यानी कि उसका आपूर्ति हम लोग को बहुत कम हो पाता है। दूसरा है श्रम की कम उत्पादकता,
यानी कि वहां पे जो मजदूर लगे हमें, जो श्रमिक लगे हमें, उनकी उत्पादकता कम है, वो कम काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं अपने काम से। तीसरा, ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति यानी वहां पे विद्युत और बिजली की आपूर्ति नियमित नहीं है। चौथा है हमारा कमजोर बुनियादी ढांचा। वहां का जो बुनियादी ढांचा है वो कमजोर है, इस वजह हमारा लौह एवं इस्पात उद्योग थोड़ा पीछे हो गया है। ठीक है, अब लौह इस्पात उद्योग को बाहरी उद्योग भी कहा जाता है, आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। आधारभूत उद्योग कहे जाने के पीछे रीजन बता दें, क्योंकि उस पर सारी और भी जो उद्योग है वो निर्भर करता है। भारी उद्योग कहे जाने के पीछे रीजन देखो, लौह लोहा, अयस्क, कोयला, चूना जैसे सभी कच्चे माल प्रकृति में भार भी मिलते हैं। जैसे लोहा, अयस्क, चूना पत्थर या कोयला वगैरह जो भी चीज होता है वो प्राकृतिक रूप से भी भारी होते हैं। और इस उद्योग से जो तैयार माल होता है, जो परिवहन है, तो वो भी भारी होता है, उसमें परिवहन का उच्च लागत भी आता है, इसलिए इसको भारी उद्योग बोलते हैं। ठीक है, अब एल्युमिनियम उद्योग, इसमें एक और आता है, उसको हम नोट नहीं कर रहे हैं पर ऐसे तुम लोग को बता दे रहे हैं। भारत में जो एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है। ठीक है, भारत में एल्युमिनियम प्रगलन मेनली ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में शामिल है। अब उड़ीसा इसलिए क्योंकि तुम लोगों को पता होगा बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है, उड़ीसा में। और बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनता है, इसलिए ज्यादातर वहां पे ही उद्योग लगाया गया उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद इसमें दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, जैसे इसमें इसको अगर आगे बढ़ाना है तो इसका दो चीजें चाहिए हम लोग को। पहला है कि नियमित ऊर्जा की आपूर्ति, बिजली और ऊर्जा की आपूर्ति नियमित करना चाहिए। और दूसरा है हमारा कम कीमत में कच्चे माल की उपलब्धता। जो कच्चा माल है उसको थोड़ा सस्ता किया जाना चाहिए, तब ये जो हमारा एल्युमिनियम उद्योग है वो अच्छे से चलेगा। लिख लेते हैं एल्युमिनियम उद्योग। हाँ, एल्यूमिनियम उद्योग हमने पढ़ लिया। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे रसायन उद्योग। रसायन उद्योग, रसायन उद्योग भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, उसमें रसायन उद्योग का 3% योगदान है। यह उद्योग एशिया में सबसे बड़ा है और विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर। एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे बड़ा है और विश्व में बोला जाए आकार की दृष्टि से तो ये उद्योग 12वें स्थान पर है। भारत में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायन का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग यानी कि जहाँ पे फर्टिलाइजर वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, उर्वरक उद्योग जिसमें हम लोग मुख्यतः यूरिया, फॉस्फेरिक उर्वरक, एनोमिया ये सब बनाते हैं, उसको उर्वरक उद्योग बोलते हैं। हरित क्रांति के बाद इस उद्योग का विकास देश के कई भागों में हुआ। हरित क्रांति बेसिकली हमारा जो खाद्यान्न जो था उसको उत्पादन को बढ़ोतरी करने के लिए HYV बीज बनाया गया। ये हमारा उर्वरक के जैसा ही है। वो बात जो है पूरे भारत में उर्वरक उद्योग का विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सीमेंट उद्योग पढ़ेंगे। सीमेंट उद्योग, यह उद्योग भारी और स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। इस उद्योग में चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन, कोयला और विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इसका उपयोग निर्माण कार्य में होता है। इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई गई। पहली सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाई गई थी। 1904 यहाँ पे लिख लेना। पहली जो थी उसको 1904 में चेन्नई में लगाई गई थी। पहले सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाई गई थी। उसके बाद हमारा मोटर गाड़ी उद्योग आता है। मोटर गाड़ी उद्योग नाम से पता चल रहा है, जिसमें मोटर गाड़ी वगैरह बनाया जाता है उस उद्योग के बारे में बात किया जा रहा है। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। मोटर गाड़ी
यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन। ठीक है। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों को बाजार में मांग बढ़ी है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई और पुणे, चेन्नई जैसे विकसित शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सूचना एवं संचार सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कंप्यूटर वगैरह, इन सारी चीजों का बनाया जाता है। ठीक है। और इसमें बस इतना एक चीज याद रखना है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है। बेंगलोर भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। 2 मिनट रुकना है इसमें। हम लोगों का जितना उद्योग था, जिसके बारे में लोगों को पढ़ना था, उसको चुनौती वगैरह को लेके थोड़ा इंट्रो वो खत्म हो गया। अब इसको थोड़ा सा रीड कर देते हैं। अब जैसे हम लोग उद्योग तो लगा रहे हैं, अब उद्योग लगाने के कारण हम लोग को बहुत सारे पर्यावरण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उद्योग से बहुत सारा प्रदूषण निकलता है। अगर फैक्ट्री लगता है तो तुम लोग को पता होगा, कई मूवीज वगैरह में ये सब में तुम लोग को इतना तो पता होगा, फैक्ट्री से बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत सारा केमिकल वगैरह निकलता है ना। तो इस वजह से हमारे जो पर्यावरण है उसमें भी बहुत बुरा असर पड़ता है। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम लोग, औद्योगिक प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण यानी उद्योग की वजह से जो हम लोगों को किस प्रकार का प्रदूषण का सामना करना पड़ता है, और उस वजह से हमारा पर्यावरण कैसे निम्नीकृत हो रहा है, पर्यावरण का स्थिति कैसे खराब हो रहा है, इसके बारे में। ठीक है। तो उद्योगों से मेनली प्रदूषण होता है। जो प्रदूषण 4 तरह के होते हैं। पहला हमारा वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा भूमि तथा तापीय प्रदूषण, और चौथा है हमारा ध्वनि प्रदूषण। ये प्रदूषण के प्रकार है। प्रदूषण इतने तरह का होता है। जैसे वायु प्रदूषण, उद्योगों से वायु प्रदूषण कैसे हो सकता है? जैसे कोई भी उद्योग लगता है तो उद्योग से फैक्ट्री में मशीन वगैरह चलता है तो उससे बहुत धुआं वगैरह निकलता है। ठीक है। जिसकी वजह से वो जो धुआं होता है वो फिर हमारे वायु में मिलता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। दूसरा जल प्रदूषण, उद्योगों से जो केमिकल वगैरह निकलता है उस केमिकल को हम लोग सीधे नदियों में, जैसे हम तुम लोगों को बताया ना कि वहाँ पे उद्योग वैसा जगह लगाना चाहिए जहाँ हमारा बिजली की आपूर्ति वगैरह, तो बिजली जल से बनाया जाता है तो जल के सामने ही लगाया जाएगा उद्योग। ज्यादातर नदियों के सामने उद्योग को ही लगाते हैं लोग, है ना। तो क्या किया जाता है, उद्योग से जो केमिकल वगैरह निकलता है, जो रसायन निकलता है जो बहुत जहरीला होता है, उसको हम लोग डायरेक्ट नदी में बहा दिया जाता है, जिस वजह से जल प्रदूषण होता है। उसके बाद भूमि या तापीय प्रदूषण, वही वाला चीज है। उद्योग से जो केमिकल वगैरह निकलता है उसको जमीन में डायरेक्ट डाल दिया जाता है, जिससे भूमि प्रदूषित होती है। और ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि यानी कि साउंड, सुनने में जो होता है, जो आवाज आता है। तो उद्योगों में बहुत बड़ा बड़ा मशीन चलता है। बड़े बड़े मशीन चलने की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा आवाज होता है, बहुत ज्यादा शोर आता है, इस वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है।
हो सकता है तुम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। प्रदूषण के प्रकार, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेंगे प्रदूषण कौन कौन से होते हैं, या प्रदूषण कैसे होते हैं या क्यों होते हैं, तो उसमें सब कुछ बताना होगा कि वायु प्रदूषण में जो धुआं होता है उसकी वजह से प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण में जो रासायनिक या केमिकल होता है उसको नदी में बहा देने से जल प्रदूषित हो जाता है। भूमि प्रदूषण में जब उसी केमिकल को मिट्टी में डाल दिया जाता है तो मिट्टी खराब हो जाती है, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, उसमें उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। और ध्वनि प्रदूषण में जो बड़े बड़े मशीन वगैरह लगाए जाते हैं, उन मशीनों से जो शोर या जो आवाज आता है उस वजह से हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, अब इन प्रदूषणों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? उपाय, प्रदूषण को कम करने के उपाय, प्रदूषण को कम करने के उपाय, इस प्रदूषण को हमें कैसे कम किया जा सकता है? तो पहला है जो प्रदूषित जल है, जो प्रदूषित जल है हम लोग उसको नदियों में ना बहाएं, प्रदूषित जल को नदियों में ना बहाया जाए, पहला। दूसरा, जल को साफ करके नदियों में बहाया जाए, जल को पहले शुद्ध कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, उसके बाद उसको नदी में डाला जाए, जिससे जल प्रदूषण नहीं होगा। तीसरा, जल विद्युत का प्रयोग करना चाहिए, हम लोग को ज्यादातर जल से जो विद्युत बनता है टरबाइन चला के उसका यूज करना चाहिए। चौथा, ऐसी मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए जिससे आवाज कम आए, ऐसा मशीन यूज करना चाहिए जिससे आवाज शोर थोड़ा कम हो। और जल की आवश्यकता पूर्ति है तो वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए, और जल को और बचाने के लिए हम लोग को वर्षा जल को संग्रहित भी करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा उपाय है। तो बस आज हम लोग ये चैप्टर यहीं तक रहने देते हैं। इसमें एक और भारत में पर्यटन वगैरह को लेकर है, तो वो बस ऐसे ही रीड करने से हो जाएगा। तो बस आज का हमारा ये जो चैप्टर था विनिर्माण उद्योग, ये समाप्त होता है। नोट्स वगैरह कंप्लीट हो जाना चाहिए, नोट्स हमको बस इसके बाद तुरंत नोट्स भेज दो। ठीक है, और अगर कोई भी परेशानी या कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को और भी दिक्कत हो रहा है तो कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर उसका फोटोज वगैरह हमको भेज दो, हम देख लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर तुम लोग को उससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, और बस आज यहीं तक रहने देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो तुम्हारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, वो नेक्स्ट चैप्टर में लाएंगे। ठीक है, फिर अगर सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो वो कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है।